वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से पार्ट 4। आपके अगर बुक देखो तो बुक में आपके चैप्टर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। हम लोग क्या देखेंगे तो व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर, ये टॉपिक आपसे बुक के देखेंगे। ठीक है, आपके बुक में से देखेंगे व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर। देखो, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ तो मोनार्की को हटाया गया। उसके बाद अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया और सारा पावर किनके हाथ में आ गया? जो बोल्सविक जो थे, जो बोल्सविक पार्टी जो थी, इनके हाथ में पावर जो है आ गया। इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया। अब पूरे ही रशिया में जगह जगह पे बहुत सारे सोवियत का फॉर्मेशन हुआ है ना। सोवियत का फॉर्मेशन हुआ। सोवियत मतलब क्या था? एक तरह का ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ वर्कर एंड आपके जो है पीजेंट्स वगैरह थे और सोल्जर्स जो थे। ठीक है, नाउ तो इन लोगों की जब गवर्नमेंट आई तो देखो, अक्टूबर में रेवोल्यूशन होने के बाद में क्या बोल्सविक के कंट्रोल में पूरा का पूरा रशिया आ गया था? ऐसी बात नहीं है। बोल्सविक के कंट्रोल में जो रशिया का जो कैपिटल, जो पेट्रोग्रेड वगैरह जो एरिया जो था, इसके अलावा जो आसपास के कुछ दूसरे एरियाज थे वो इनके कंट्रोल में थे। अभी भी काफी सारा रशिया का पार्ट जो था जो इनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ एक्शंस लिए, बोल्सविक वालों ने कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले तो इन लोगों ने जो इंडस्ट्री थी एंड बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया, है ना। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? नेशनलाइज करने का मतलब होता है जब किसी भी बैंक को, इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले ले, प्राइवेट पीपल से खरीद के अपने कंट्रोल में ले ले, मतलब अब वो सरकारी कंपनी बन गई है ना, सरकारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया। तो बैंक एंड इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब सारा कंट्रोल अब किनके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। नाउ तो गवर्नमेंट अब उन बैंक्स को, फैक्ट्रीज को मैनेज करने लगी, गवर्नमेंट ओनर बन गई, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया था कि लैंड को डिक्लेयर कर दिया एज अ सोशल प्रॉपर्टी। ये लोग तो स्टार्टिंग से बोल रहे थे ना कि लैंड तो सबका है, सोशलिस्ट पॉलिसी, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो लैंड को डिक्लेयर कर दिया एज अ सोशल प्रॉपर्टी। अब पीजेंट्स जो थे, जिनको इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जब पावर में आएंगे तो क्या करेंगे, वो जो नोबिलिटी है जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनसे लैंड लेकर के आपको देंगे, तो ये भी किया इन लोगों ने। पीजेंट्स को अलाउ किया कि आप लोग क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो लैंड, है ना। आप लोग जिन लैंड पे काम करते हो जो कि किसी नोबिलिटी का है, बड़ी सी लैंड है, तो उसका लैंड का, जिस लैंड पे आप लोग काम कर रहे हो वो आप लोग सीज कर सकते हो। देखो कैसे होता था ना, पहले समझाता हूं थोड़ा। मान लो कोई एक नोबिलिटी है, नोबिलिटी में कोई एक नोबल है, कोई रिच पर्सन है, ठीक है, उसके पास बड़ी सी लैंड है। अब इस बड़ी सी लैंड को वो पर्सन क्या करता था, वो देता था रेंट पे। वो रेंट पे देता था फार्मर्स को। मान लो किसी फार्मर को ये पार्ट दिया, किसी को ये पार्ट दिया, किसी को ये पार्ट दिया, तो वो फार्मर को रेंट पे देता था लैंड जो थे, अब वो उसकी रेंट लेता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पीजेंट्स जिन लैंड को लेकर के बैठे हैं, जहां रेंट पे लेके बैठे हैं, उनको अब रेंट देने की दरकार नहीं है, वो लैंड अब उनका, सीज कर लो, अब वो तुम्हारा है। तो हम लोग देखेंगे कि लैंड जो है वो मिल गया किनको? पीजेंट्स को मिल गया। जो बड़े बड़े घर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर में 5 मेंबर है लेकिन घर में 50 कमरे हैं, है ना, 50 रूम वाला घर है लेकिन मेंबर 5 है। बड़े बड़े जो घर है उनको डिवाइड कर दिया गया। अब बोला गया कि वो जो रिमेनिंग पोर्शन जो है, जो उनका काम नहीं है ना, 5 लोगों के लिए तो 5 कमरे चाहिए ज्यादा से ज्यादा, 50 कमरे का क्या करना? तो बाकी जो पार्ट है उनको क्या करेंगे, दूसरों लोगों को दे देंगे। तो बड़े बड़े लोन जो घर थे, लार्ज हाउसेस थे, उनका पार्टीशन कर दिया गया। पहले के टाइम में बहुत सारे टाइटल्स यूज किए जाते थे। जो एरिस्टोक्रेसी जो थे, जो वहां जो लाइक जो रिच पीपल्स जो थे, वो लोग अपने नाम के आगे तरह तरह के टाइटल्स यूज करते थे। तो उन टाइटल्स को भी बैन कर दिया गया कि नहीं, सब कोई टाइटल नहीं लगाएगा अपने नाम के आगे। और हम लोग क्या देखेंगे कि आर्मी के लिए भी देखो, चेंज को दिखाने के लिए आर्मी के लिए नए यूनिफॉर्म तक डिजाइन किए जाएंगे, है ना। चेंज को दिखाने के लिए आर्मी के लिए नए यूनिफॉर्म को डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंपटीशन रखा जाएगा कि कैसा कंपटीशन, कैसा क्लोथिंग होना चाहिए 1918 में। और यहीं से वो लोग जो है अपनी आर्मी के लिए एक सोवियत हैट, है ना, ये सोवियत वर्ड है, अच्छा, बुडे नोवका, मे भी मैं गलत मैं बोल रहा हूं, मे भी रशियन ये वर्ड है। तो ये इसका मतलब क्या है, सोवियत हैट, इसको चूज किया जाएगा आर्मी का यूनिफॉर्म में। नाउ
तो ये जब बोल्शेविक ये सब काम कर रहे थे या फिर बोल्शेविक ने जो पावर अपने हाथों में ले लिया था, ये क्या सभी को अच्छा लग रहा था? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इनसे प्रॉब्लम हो रही थी। बोल्शेविक वालों ने क्या किया, इवन इन लोगों ने अपने पार्टी का नाम को चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक ये कर दिया। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, इन लोगों ने अपना नाम तक पार्टी का चेंज कर दिया। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ होने के बाद में एक इलेक्शन करवाएंगे। किस चीज का इलेक्शन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? ये वो प्लेस होता है जहां पे किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। जहां पे किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो वो क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे बोल्शेविक वाले जब इलेक्शन करवाएंगे तो उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो है, जो नवंबर 1917 में होगा, वहां पे उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है बोल्शेविक पार्टी के वर्किंग से। वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे बोल्शेविक पार्टी के वर्किंग से, है ना। सो एज अ रिजल्ट जो बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे, कौन? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ये क्या करेंगे? ये डिसमिस कर देंगे असेंबली को। ये असेंबली को जनवरी 1918 में डिसमिस कर देंगे कि असेंबली को बंद कर दो। ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि असेंबली वाले क्रिटिसाइज कर रहे थे, गलत बोल रहे थे बोल्शेविक वालों को, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, इसलिए उनको बंद करा दिया गया। और ये काम किसने किया? बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका कहना यह होगा, है ना, लेनिन का बेसिकली कहना यह होगा कि ये जो असेंबली है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी है, इससे तो कहीं ज्यादा बेटर क्या है, वो जो सोवियत का कांग्रेस है। पूरे रशिया में बहुत सारे सोवियत बनाए गए थे ना, अलग अलग सोवियत बनाए गए थे। तो लेनिन का कहना यह था कि ये जो सोवियत वाले जो है, ये ऑल टुगेदर एक साथ में आ जाएंगे तो ये जो है, ये इवन ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हैं उनके कंपेयर में कहीं ज्यादा ये जो सोवियत है, जो अलग अलग सोवियत है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है। नाउ अब देखो, अब ये लोग बोल्शेविक वाले, बोल्शेविक जो पीपल्स है, ये एक ऐसा एक्शन लेंगे जिनसे काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे? देखो, ये लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया की पार्टिसिपेशन जो थी उसको अपोज कर रहे थे, है ना। बोल्शेविक वाले स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि ये वॉर में तो रशिया को होना नहीं चाहिए था, वॉर से निकल जाना चाहिए था। तो ये लोग 1918 में बोल्शेविक क्या करेंगे? जर्मनी के साथ, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो रशिया का वॉर हो रहा था जर्मनी के साथ। तो बोल्शेविक क्या बोलेंगे? वॉर को खत्म करो, तभी तो डेवलप कर पाएंगे। तो बोल्शेविक पीपल क्या करेंगे? ये पीस एग्रीमेंट कर लेंगे, किनके साथ? जर्मनी के साथ में। जर्मनी एक प्लेस है ब्रेस्ट लिटोस्क, तो इस प्लेस में क्या करेंगे? पीस एग्रीमेंट कर लेंगे कि चलो हम लोग अपनी वॉर को एंड करते हैं। अब जब ये एक्शन लेंगे तो बहुत सारे रशिया के जो लोग, इवन बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स, वो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे कि ये डिसीजन गलत है, ये अपोज करेंगे। धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी क्या करेंगे? ये रशिया में जो भी दूसरी पार्टी है उनको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, उनको एंड कर देंगे। और रशिया में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी बचेगी, दैट इज बोल्शेविक। तो एक ये वन पार्टी स्टेट बन जाएगा और कोई पार्टी नहीं। कोई भी अगर बोल्शेविक के अगेंस्ट बोलेंगे तो उनपे आरोप ये लगाएंगे, उनपे ये चार्ज लगाएंगे कि ये तो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, और उनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि रशिया में जो है सिर्फ और सिर्फ अब किसका चलेगा? बोल्शेविक पार्टी का चलेगा। रशिया में जो इलेक्शंस होगी, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत वाली जो इलेक्शन जो होगी, एक इलेक्शन होगा बेसिकली, उसमें सिर्फ बोल्शेविक पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये जो अलग अलग सोवियत थे ना, बहुत सारे जो सोवियत थे और इनका जो ग्रुप था, है ना, तो ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस, है ना, कांग्रेस ऑफ सोवियत, है ना। तो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, यही बन जाएगी रशिया की पार्लियामेंट। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना था, लेकिन वहां पे लोगों को पसंद नहीं आया, बोल्शेविक वालों को उनसे कुछ प्रॉब्लम था, तो बोल्शेविक वालों ने उनको बंद करा दिया। अब क्या हुआ कि रशिया में जो आपकी जो सोवियत जो थी, उन सोवियत का जो कांग्रेस जो था, उस कांग्रेस को क्या करेंगे? उस कांग्रेस को ही बना देंगे रशिया की पार्लियामेंट। बोल्शेविक वाले देखो, ये थोड़ा भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई भी इनके अगेंस्ट हो। सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ये कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ये कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। जो भी ट्रेड यूनियन है, जो भी वर्कर्स ने अपना बहुत सारा ग्रुप बना के रखा था ना रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में,
उन सबको अपने कंट्रोल में रखेंगे। किसी को अलाउ नहीं होगा कि बोल्सविक को क्रिटिसाइज करे। अगर कोई करता है तो इसके लिए सीक्रेट पुलिस इन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ था, है ना, क्या बोलते हैं, चेका फर्स्ट, चेका फर्स्ट, सीक्रेट पुलिस। कोई अगर क्रिटिसाइज करेगा, बोल्सविक पार्टी के अगेंस्ट बोलेगा, तो उन पे आरोप लगाएंगे कि ये तो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, उठा के जेल में डाल दो। ठीक है। और सोसाइटी में से ही जो बहुत सारे यंग पीपल थे, जो यंग राइटर थे, जो यंग आर्टिस्ट जो थे, इनको आइडिया ऑफ सोशलिज्म बहुत अच्छा लग रहा था। आइडिया ऑफ सोशलिज्म, सबको इक्वल, कितना अच्छा लाइफ होगा, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, सब बराबर। तो बहुत सारे राइटर्स, आर्टिस्ट जो थे, ये इवन सपोर्ट कर रहे थे बोल्सविक को कि ये तो बहुत अच्छी लाइफ होगी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कितना अच्छा लाइफ होगा, है ना। तो ये हमें उस टाइम के जो भी आर्टिस्ट जो भी थे, जो भी ड्राइंग्स बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, जो भी कुछ वो लोग अपना वर्क कर रहे थे, उसमें साफ दिखाई देता है कि ये बोल्सविक वालों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके का कुछ कंडीशन चल रहा था। लेकिन जो बोल्सविक पार्टी ने बहुत सारा क्या लगाया था, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि जब कहीं किसी गवर्नमेंट में, किसी कंट्री में गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि कौन क्या लिख सकता है, क्या नहीं लिख सकता है, तो हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट सेंसरशिप अप्लाई कर रही है। गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करने लगे कि न्यूज़पेपर वाले क्या लिखेंगे, मीडिया वाले क्या बोलेंगे, राइटर्स क्या लिखेंगे, तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेंसरशिप अप्लाई कर रही है। तो रशिया में उस टाइम में काफी ज्यादा सेंसरशिप था। तो कोई पर्सन अगर अगेंस्ट में भी अगर लिखता था, तो ऑफकोर्स वो तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि रशिया वाले तो जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट जो थी, जो बोल्सविक पीपल थे, वो लोग तो अलाउ करेंगे नहीं, है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो फेस किया जा रहा था। तो टोटली बोल्सविक पावर को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग, इवन बोल्सविक पार्टी के कुछ सपोर्टर्स, वो नाखुश है, हैप्पी नहीं है, प्रॉब्लम होना तय है। तो इसी प्रॉब्लम के कारण क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका बुक में 4.1 टॉपिक में दिया गया है, द सिविल वॉर। द सिविल वॉर, तो हम लोग अब देखेंगे। देखो सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी कंट्री में जब दो सेक्शन, ठीक है, दो सेक्शन आपस में लड़ने लगे, मान लो एक सेक्शन गवर्नमेंट है और दूसरा सेक्शन वहां के जो लोग हैं वो लोग, या फिर किसी कंट्री में दो कम्युनिटी आपस में बहुत बड़े स्केल में वॉर करने लगे, तो वैसा कंडीशन को बोलते हैं सिविल वॉर, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक सिचुएशन होता है ये। तो रशिया में यही सिविल वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम वॉर किन के बीच में होगा, लड़ाई किन के बीच में होगा, तो एक तरफ होंगे बोल्सविक जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन होंगे, दूसरी तरफ वो लोग जो लोग बोल्सविक से हैप्पी नहीं है। कौन लोग होंगे इसमें, बाकी जो पहले जार को पसंद करते थे, है ना, जो जार को पसंद करते थे, प्रो जारिस्ट, जिनको पुराना सिस्टम अच्छा लगता था, वो लोग होंगे। बहुत सारे दूसरे सोशलिस्ट या लिबरल्स, जिनको बोल्सविक का काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था, वो लोग होंगे, और बहुत सारे कॉमन पीपल्स। तो बहुत सारे लोग होंगे, इनके बीच में जो है एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। यही वॉर क्या है, सिविल वॉर। ऑल्दो इसमें एंड में जीतेगा कौन, तो बोल्सविक जीतेगा। एंड में कौन जीतेगा, तो बोल्सविक जीतेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो हुआ क्या कि रशिया में जब ये अनाउंस किया गया वहां के गवर्नमेंट के थ्रू कि हम लोग क्या करेंगे, जो पीजेंट्स हैं इनको अलाउ करते हैं, आप क्या करो, आप जो है लैंड जो है आप सीज करो, है ना। बोल्सविक वालों ने अनाउंस किया था ना कि रशिया में जो पीजेंट्स है उनको जमीनें दी जाएगी, फार्मर्स को लैंड दे दिया जाएगा। अब हुआ ये कि रशिया में जो सोल्जर्स थे, उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो थे पीजेंट्स, फार्मर्स थे। अब जब सोल्जर्स को यह बात पता चला कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड दे रही है, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो बहुत सारे सोल्जर्स ने अपना जॉब छोड़ के वो लोग अपने अपने विलेजेस चले गए, गांव चले गए। क्यों, क्योंकि एज ए सोल्जर वर्क करेंगे तो वहां लड़ाई है ना, वहां पे हो सकता है उसका डेथ हो जाए, लेकिन विलेजेस में उनको क्या मिल रहा है, लैंड मिल रहा है। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अपने गांव चले जाएंगे, अपने विलेजेस चले जाएंगे, वहां उनको लैंड मिलेगा और लैंड में जाके एग्रीकल्चर करेंगे। तो बहुत सारे सोल्जर्स ने जॉब छोड़ दिया रशिया में इस अनाउंसमेंट के बाद। इससे क्या हुआ, रशिया की आर्मी थोड़ी वीक हो गई, डिस्टर्ब हो गया, वहां डैमेज होने लगे रशियन आर्मी में, काफी सारे लोग आर्मी छोड़ने लगे। अब इस सिचुएशन का फायदा उठा करके हम लोग देखेंगे जो बोल्सविक नहीं थे, जिनको बोल्सविक का काम करने का तरीका वर्किंग पसंद नहीं आ रहा था, कौन, जो सोशलिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लिबरल्स जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जो जार को सपोर्ट करते थे, पुराना सिस्टम को, वो लोग क्या करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे हमें करना होगा एक वॉर अगेंस्ट द बोल्सविक।
इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बोल्शेविक के साथ लड़ाई करेंगे, फाइट बैक करेंगे, और ऐसा होगा। ये लोग अपने आप को, ये जो बोल्शेविक को पसंद नहीं कर रहे थे, ये लोग अपने आप को रसिया की साउथ वाली एरिया, वहां पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी ट्रूप जमा करेंगे, अपनी आर्मी बनाएंगे। देखो, बोल्शेविक वालों को बहुत बार ना रेड टर्म से डिनोट किया जाएगा, ठीक है? तो जहां कहीं पे भी रेड बोला जाएगा ना, वो बोल्शेविक को बोल रहे हैं, ठीक है? वेयर जहां कहीं पे भी ग्रीन बोला जाएगा, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को बोला जाएगा, और जहां कहीं पे भी व्हाइट बोलेंगे, वो किनको बोलेंगे? जो लोग जार को पसंद करते थे, जार का सिस्टम पसंद करते थे। तो अब वार होगा किनके बीच? रेड, और दूसरी तरफ कौन है? ग्रीन प्लस व्हाइट। तो इनके बीच में वॉर होगा, बैटल होगा। और ये बैटल जो है 1918 1919 में जो है लगातार ये जो है ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बोल्शेविक वालों ने जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया था, तो क्या इसने कंप्लीट रसिया को कंट्रोल में कर लिया था? नहीं। रसिया का कुछ लिमिटेड एरिया ही बोल्शेविक वालों के पास था। बाकी जो एरिया था वहां पे कंट्रोल ये ग्रीन एंड व्हाइट वालों का था। तो वॉर स्टार्ट होगा, ठीक है? और इस वॉर में जो आसपास के जो दूसरे कंट्रीज है, कौन? जैसे फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिशर्स, जापानीज, ये लोग सपोर्ट करेंगे किसको? वो ग्रीन प्लस व्हाइट को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इनको डर ये लग रहा था कि ये बोल्शेविक वाले जिस तरीके का रेवोल्यूशन करते हैं, कल के डेट में इनको देख करके फ्रांस में भी ऐसा हो गया तो, इनको देख के अमेरिका में भी ऐसा हो गया तो, इसीलिए ये जो फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स जो है, ये बोल्शेविक वालों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए ऑपोजिट पार्टी को, है ना, जो सोशलिस्ट वाले थे, लिबरल्स थे, या प्रो जारिस्ट थे, उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। इस वॉर के टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वॉर होगा, इस वॉर के टाइम में जो है दो साइड में जो है वॉर होगी। बहुत सारे लोगों की डेथ होगा, लूट, बैंडिट, फेमाइन का कंडीशन आएगा। ये सब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे वहां के लोग। ऑफ कोर्स इस तरीके की वॉर में जो सिविलियन पीपल है, बहुत ज्यादा डैमेज उनको फेस करना होता है। जो अब ये जब वॉर जब चल रहा था, तो ये ग्रीन प्लस व्हाइट में जो जार को पसंद करने वाले लोग थे, जो प्रो जारिस्ट थे, आप याद करो, ये बोल्शेविक वालों ने क्या अनाउंस किया था? बोल्शेविक वालों ने पीजेंट्स को क्या बोला कि आप जाकर के लैंड को सीज कर लो, जो नोबल्स जो है उनके लैंड पे जाके कब्जा कर लो, उनको ले लो। ये तो अनाउंस किया था ना, पीजेंट्स ने ऐसा किया था। और ये लैंड जनरली किनका होता था? ये नोबल्स का होता था। और ये नोबल्स वाले बिलोंग करते थे ये ग्रीन प्लस व्हाइट वाले ग्रुप से, ग्रीन प्लस व्हाइट वाले ग्रुप से नोबल्स बिलोंग करते थे। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ, तो ये जो नोबल्स थे, जिनकी जमीनें चली गई थी, उनको अब मौका मिला, चांस मिला। उन्होंने जो पीजेंट्स जो पीजेंट्स ने उनकी जमीनें ले ली थी, उनको पकड़ पकड़ के बहुत पिटाई की उनकी, है ना? उनको बहुत ज्यादा उनका पिटाई किया, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, ठीक है? उनके अगेंस्ट में बहुत सारा एक्शन लिया। जब पीजेंट्स के अगेंस्ट में इस तरीके का चीजें होने लगे, ग्रीन प्लस व्हाइट में से जो नोबल्स थे, वो लोग पीजेंट्स के अगेंस्ट इस तरीके का हार्ड एक्शन जब लेने लगे, तो बहुत सारे जो कॉमन पीपल है, वो जब देख रहे थे कि ये जो ग्रीन और व्हाइट वाले जो है, ये लोग, इनके जो नोबल्स है, ये लोग तो पीजन के साथ कितना खराब कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ये लोग क्या हो गए? अनपॉपुलर हो गए। जो कॉमन पीपल सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो बोल्शेविक को नहीं, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे दूसरी पार्टी को, है ना, जो ग्रीन एंड व्हाइट है, उनको उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो लोग जो है नाराज हो जाएंगे ग्रीन एंड व्हाइट से। क्यों? क्योंकि ग्रीन एंड व्हाइट में ही जो नोबल्स जो है, वो लोग पीजेंट्स के अगेंस्ट बहुत खराब एक्शन कर रहे थे, बहुत खराब स्टेप ले रहे थे, हार्श एक्शन ले रहे थे, ठीक है? और 1920 आते आते, जनवरी स्टार्टिंग में, 1920 के बिल्कुल स्टार्ट में, जनवरी में 1920 आते आते, हम लोग देखेंगे बोल्शेविक जो है लगभग लगभग पूरे रशिया में जो है, ये बोल्शेविक वाले जीते जाएंगे। और वो ग्रीन एंड व्हाइट जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, जो लोग बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे, जो जार को पसंद करते थे, या दूसरे जो लोग थे, वो हार जाएंगे। रशिया की जितना भी पूरा का पूरा रशिया का जो भी एम्पायर जो है, ये लगभग लगभग कंट्रोल में आ जाएगा, किनके? बोल्शेविक के कंट्रोल में आ जाएगा। और ये सक्सेसफुल हो पाए, जो बोल्शेविक वाले सक्सेसफुल हो पाए, इनके पीछे एक और रीजन ये है कि देखो, उस टाइम में जो रशिया की एम्पायर थी ना, मान लो ये अगर जैसे मैंने ड्रॉ किया, ये रशिया एम्पायर है। रशिया के एम्पायर में रशिया तो था, इसके साथ और दूसरे दूसरे लैंड थे, जैसे पोलैंड है, बेलारूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब बहुत सारे कंट्रीज थे। यानी कि रशियन एम्पायर में जो रशिया बोलने वाले लोग तो थे, इसके साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी थे।
तो बोल्शेविक वालों ने क्या किया, ये रशिया जो बोलने वाले जो लोग हैं इनको तो साथ में लिया ही, इनके साथ जो बाकी जो दूसरे जो लोग हैं, पोलैंड वाले लोग या दूसरे जो अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उनको भी अपने साथ में लिया, जो दूसरे नेशनलिस्ट जो है उनको भी साथ में लिया और साथ में मिलकर फाइट बैक किया किनके अगेंस्ट, वही जो नॉन बोल्शेविक थे। अब जहां कहीं पे जो लोकल लोग हैं, अगर वो लोग बोल्शेविक वालों के अगेंस्ट कुछ भी बोल देते थे तो उनके खिलाफ बहुत हार्ड एक्शन लिया जाता था। इवन ये बोल्शेविक वाले भी, बोल्शेविक वाले ये बोलते थे कि हम लोग तो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल की गवर्नमेंट है, लेकिन अगर कहीं पे कोई कॉमन पीपल, अगर कोई लोकल नेशनलिस्ट वो अगर उनके अगेंस्ट में कुछ बोले तो उनको फिर पनिश किया जाता था। तो सिचुएशन ऐसा था, जैसे देखो रशिया में तो बोल्शेविक वाले जो है वो चला रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मान लो बेलारूस। अब बेलारूस नाम का एक प्लेस जो है, जो उस टाइम रशियन एम्पायर का पार्ट था, आज के डेट में अलग कंट्री है। अब वहां के लोग मान लो अगर अगेंस्ट होंगे बोल्शेविक के, तो बोल्शेविक वाले क्या करेंगे, वहां बेलारूस की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर ये लोकल पीपल की पिटाई करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो ये सिचुएशन चलेगा, ठीक है। अब फाइनली एट द एंड होगा क्या, बोल्शेविक वाले के कंट्रोल में पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आपका आ जाएगा रशियन एम्पायर। अब दिसंबर 1920 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि ये वो डेट है जिस समय बोल्शेविक वाले क्या क्रिएट करेंगे, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को क्रिएट किया जाएगा दिसंबर 1922 में। और रशिया में तो देखो, रशियन एम्पायर में रशिया तो था, और जो दूसरे छोटे छोटे जो एरियाज जो थे उनको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया जाएगा। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया जाएगा किनको, ऐसे एरियाज को जहां पे रशियन बोलने वाले लोग नहीं हैं। इनको ऑटोनॉमी मिलेगा, ऐसे लोग जहां पे रशियन बोलने वाले लोग नहीं रहते थे, ठीक है, जहां पे कोई दूसरे लोग रहते थे लेकिन वो पार्ट थे रशियन एम्पायर का, लेकिन वो लोग रशियन नहीं बोलते थे, कोई दूसरा लैंग्वेज बोलते थे, उनकी नेशनलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। तो बोल्शेविक वाले क्या करेंगे, उनको ऑटोनॉमी देंगे। क्यों ऐसा, ताकि वो लोग क्या करें, बोल्शेविक को सपोर्ट करें। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि ये जो छोटे छोटे जो दूसरे नेशनलिस्ट वाले एरियाज जो है वो लोग अपने हिसाब से अपने एरिया को कंट्रोल कर सके। बोल्शेविक वाले क्या बोलेंगे, वो लोग ये बोलेंगे कि ठीक है तुम लोग अपने एरिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करो, बस हमें सपोर्ट करना, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके का लोकल गवर्नमेंट को जो है ऑटोनॉमी दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बोलने का बात है, रियल में ये ऐसा था कि बहुत बार बोल्शेविक वाले जो है वो लोकल गवर्नमेंट को फोर्स करते थे अपने हिसाब से काम करने के लिए। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देंगे, है ना, बोल्शेविक वाले क्या बोल रहे हैं कि ऐसे एरिया जहां पे रशियन बोलने वाले लोग नहीं है, जहां पे रशियन बोलने वाले लोग नहीं है, जहां पे दूसरे नेशनलिस्ट है लेकिन वो रशियन एम्पायर का पार्ट है, वैसे एरियाज में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देंगे। वहां के जो लोकल रूलर होंगे वो अपने हिसाब से अपने एरिया को चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे, हम लोग उसमें कुछ बोलने नहीं जाएंगे। लेकिन ये बस बोलने का बात है, रियल में ऐसा था कि बहुत बार बोल्शेविक पीपल जो है वो कंट्रोल करते थे उन एरियाज को, या फिर वहां के लोकल गवर्नमेंट को वो लोग फोर्स करते थे कि हमारे हिसाब से काम करो, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है ये आ रही थी। नाउ आप देखो 4.2 आपके बुक का टॉपिक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये समझते हैं। देखो सिविल वॉर के टाइम में हम लोग देखेंगे फाइनली बोल्शेविक वाले जो है वो जीत जाएंगे। ये लोग, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल बैंक को भी नेशनलाइज कर देंगे ये लोग, है ना, सभी कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। जो फार्मर्स है उनको अलाउ करेंगे कि आप लैंड को सीज कर लो, लैंड पे आप कल्टीवेशन करो। बोल्शेविक वाले ये दिखाना चाहते थे कि जो लैंड इन लोगों ने अपने कंट्रोल में लिया था, किन से, नोबल्स से, जो नोबल्स जो थे उनसे जो लैंड इन लोगों ने अपने कंट्रोल में लिया था, ये क्या किया, ये फार्मर्स वगैरह पीजेंट्स को दे दिया। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग दिखाना चाहते थे कि देखो कितना अच्छा तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं, कलेक्टिव वर्क कर सकते हैं, सब कोई मिलके काम करेंगे। नोबल से लैंड लेकर के दे देंगे फार्मर्स को, अब फार्मर्स को बोलेंगे क्या, पीजेंट्स को क्या बोलेंगे कि मिलके काम करो, कलेक्टिव वर्क करो, ताकि हम लोग दिखा सके कि कलेक्टिव वर्क कितना अच्छा है ना। बहुत सारे प्लानिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा, बहुत सारे नए नए प्लानिंग्स बनाए जाएंगे।
और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो होगा क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होगा कि कंट्री जो है 5 ईयर के लिए एक टारगेट बनाएगी कि अगले 5 साल में हमें ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। 5 साल के लिए एक प्लान बनाएगी कि हमें ये टारगेट हमारा है, इसको अचीव कर लेना है। और 5 साल के उस प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग अपना वर्क करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पहला प्लान बनाया 1927 से 32 के लिए, फिर 33 से 38 के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान। और इस टाइम में ये लोग क्या चाहते थे कि इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है या सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसमें ये लोग चाहते थे कि इंडस्ट्री को डेवलप करे, इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, इंडस्ट्री बड़ी सी इंडस्ट्री खड़ा करे, क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री थी नहीं। इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान चाहिए होते हैं, उन सभी सामान का रॉ मटेरियल जो होता है उसके प्राइसेस को फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। देखो इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ हो सके ना, ये अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्यों ऐसा ये लोग कर रहे थे, क्यों ये लोग एग्रीकल्चर को इतना सपोर्ट कर रहे थे, ये जो बोल्शेविक है ये एग्रीकल्चर को क्यों इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। एक्चुअल में ये लोग प्रमोट करना चाहते थे इंडस्ट्री को, लेकिन फिर एग्रीकल्चर के पीछे क्यों पड़े थे ये लोग। ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे कि स्टालिन, इसके बाद एक नेक्स्ट लीडर आएगा, स्टालिन जो है वो किस तरीके से फार्म का कलेक्टिवाइजेशन करेगा। आपके बुक में भी टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ये टॉपिक करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों ये लोग एग्रीकल्चर को चाहते थे कि डेवलप हो, डायरेक्टली इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप करना चाह रहे थे। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये जो ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, कुछ रिजल्ट आया, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया क्या इसका? आंसर इज यस, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया। पहला तो ये प्लानिंग के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हुआ, कंट्री में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। जो इंडस्ट्री में सामान बन रहे थे, जो प्रोडक्ट बन रहे थे, ये भी काफी ज्यादा बनने लगे। ऑयल, कोल, स्टील, इन सब का प्रोडक्शन 100% तक बढ़ गया 1929 से 33, है ना। 4 साल, लगभग 4 से 5 साल में लगभग डबल प्रोडक्शन करने लगे ऑयल, कोल एंड स्टील का। बहुत सारे जगहों पे इन लोगों ने नए नए फैक्ट्री स्टार्ट किया, फैक्ट्री के आसपास लोग आके रहने लगे, वर्कर्स आके रहने लगे। इससे क्या हुआ, नए नए सिटी डेवलप होने लगे रशिया में। तो पॉजिटिव आउटकम्स भी था। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव था? नहीं, नेगेटिव्स भी थे। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर रहे थे ये लोग जो 5 ईयर प्लान के थ्रू ये पूरा वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव तो हमने देखा, नेगेटिव भी है। जैसे प्रॉब्लम्स क्या था, ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो इनकी हो रही थी, इनके प्रॉब्लम क्या था कि सबसे पहले वर्किंग कंडीशन, जो ये इंडस्ट्री नए नए स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनमें वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर का कंडीशन बहुत ही बुरा था, बहुत खराब था। सिर्फ और सिर्फ फोकस ये किया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को डेवलप करो, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को डेवलप करो। और अगेन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री डेवलप करो, तो एग्रीकल्चर यहां कहां से आ गया, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है ना, उसमें आपको समझ में आएगा। तो इनका टारगेट था जल्दी से जल्दी रैपिड कंस्ट्रक्शन करो, जल्दी से बिल्डिंग्स बनाओ, जल्दी से प्लांट बनाओ, जल्दी से एग्रीकल्चर, जल्दी से इंडस्ट्री को डेवलप करो। तो इसके लिए वर्कर्स को तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वर्कर्स को बहुत मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और उनके लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था, सैनिटेशन तक का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं था। आपके बुक में देखो दिया हुआ है कि 4th फ्लोर के बिल्डिंग से जब टेम्परेचर जो है 0 से भी नीचे होता था, -40 डिग्री टेम्परेचर जो है, जब 0 से भी नीचे, बर्फ ही बर्फ है हर तरफ, वैसे ठंडे में इनको जो है 4th फ्लोर से नीचे उतर के रास्ते में कहीं पे जाकर के वहां पे उनको जो है वॉशरूम में सैनिटेशन करने के लिए, बाथरूम में वगैरह जाना पड़ता था। तो इतने ठंडा में उनको निकलना पड़ता था, मतलब इनका लिए कुछ खास ख्याल रखा नहीं गया था। ऑल्दो बाद में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए इनका कंडीशन को अच्छा करने के लिए, लेकिन बस वो दिखाने के लिए था। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने किस तरीके के मेजर्स लिए। देखो वर्कर का कंडीशन तो काफी खराब था, गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए, दिखाने मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसे थे नहीं, रिसोर्स थे नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो भी वो लोग कर सकते थे, उन लोगों ने जो भी है उन लोगों ने किया। जैसे उन लोगों ने क्या किया, स्कूल जो है काफी सारे बनवाए, स्कूलिंग सिस्टम को काफी ज्यादा बढ़ाया। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ेंगे, है ना, लोगों के पास नॉलेज आएगी, तभी तो ये लोग इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे।
तभी तो इनके पास कोई स्किल आएगा। जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स जो थे, इनके लिए इनको इनकरेज किया गया कि ये लोग कहां जाए, ये लोग यूनिवर्सिटीज में जाए, ये लोग यूनिवर्सिटीज में जाए, वहां पे इनको एजुकेशन मिले, वहां पे इनको स्किल मिले। ये सब कुछ किस लिए? ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने यह भी ट्राई किया कि वुमेन वर्कर्स जो है, वुमेन्स जो है वो भी काम कर पाए। अब वुमेन्स जब काम करेंगे तो वुमेन्स के साथ जो उनके चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, उनका क्या? तो फैक्ट्रीज में ऐसे प्लेसेस बनाए गए जहां पे वो बच्चे रह सके, बच्चे खेल सके, वहां पे रह सके, सो दैट वुमेन बिना किसी परेशानी का वो लोग भी फैक्ट्री में आके काम कर सके। ठीक है। जो वर्कर्स है, जो लेबर्स, जो ये है, जो पीपल जो वर्क कर रहे हैं, इनके लिए हेल्थ फैसिलिटी है ना। अब वो भी कैसा? वो भी चीप हेल्थ फैसिलिटी, इसको भी ट्राई किया गया प्रोवाइड करने का। उनके जो क्वार्टर्स थे, जो रहने वाला, उनके जो वर्कर्स जहां रहते थे, उन क्वार्टर्स को इंप्रूव किया गया। ये सभी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, लेकिन ये सभी स्टेप्स जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं था और गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। मान लो एक बहुत बड़े सिटी में बस एक हॉस्पिटल बना दिया, उससे क्या होगा? है ना। बहुत बड़े सी हॉस्पिटल है, उसमें 4 या 5 जहां हॉस्पिटल चाहिए, वहां पे क्या क्या, एक बड़े से शहर में बस एक हॉस्पिटल बना दिया। तो वो दिखाने के लिए था, बहुत ही अनइवन इंपैक्ट था, बिकॉज गवर्नमेंट के रिसोर्स जो थी ये लिमिटेड थी। लेकिन फिर भी जो भी ये लोग कर सकते थे, इन लोगों ने अपने हिसाब से, ये बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है, इन लोगों ने अपने हिसाब से किया। इसके बाद में ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे। देखो, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है यहां पे। क्यों एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रोमोट करना चाह रहे थे? ये एग्रीकल्चर को एक साथ कलेक्टिवाइजेशन क्यों करना चाहते थे? ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, ये स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये मैं क्या करूंगा, आपकी जो नेक्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो आएगी ना, वहां पे मैं इसको कवर कर दूंगा। तो आपका 4.3 और आपका जो 5 वाला जो टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वाली पार्ट में कवर कर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट एंड क्वारी हो तो कमेंट करके आप बिल्कुल मुझसे पूछ लो। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।